हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर श्रीवास्तव आपका इंग्लिश एक्सपर्ट ग्रामर गुरु बहुत स्वागत करता हूं स्वामीराज ई लर्निंग पोर्टल पर। जी हां, आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक जो कि होने वाला है वॉइस पे। जी हां, वॉइस पे। इससे पहले मैं आप लोगों को 2 वीडियो दे चुका हूं, टेंस पे और नरेशन पे। आज मैं आप लोगों को वॉइस के बारे में बात करने वाला हूं। तो सर्वप्रथम फ्रेंड्स यहाँ पे ये जानने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आप पहले से परिचित होंगे कि कोई भी टॉपिक होता है मैं उस टॉपिक के बारे में जरूर बताता हूं कि आखिर वो टॉपिक होता क्या है। तो यहाँ पे वॉइस क्या होता है? जो वॉइस हमारा होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो एक रिलेशनशिप होता है। जी हाँ, पार्टिसिपेंट्स, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को आप क्या कह सकते हैं? जो हमारा पार्टिसिपेंट्स होता है, पार्टिसिपेंट्स के द्वारा जो नरेट किया जाता है वर्ब, जो वर्ब होता है उसके बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है वही मेरा क्या कहलाता है? वही मेरा कहलाता है वॉइस। जी हाँ, वॉइस कितने प्रकार का होता है? तो वॉइस 2 प्रकार के होते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कौन कौन से होते हैं, आप लोगों ने शायद इससे पहले पढ़ा भी होगा। इसका नाम होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा हमारा क्या होता है? पैसिव वॉइस। अब फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैंने बता दिया वॉइस क्या होता है, वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये पैसिव वॉइस क्या होता है? तो जी हाँ, एक्टिव वॉइस बात करता हूं। एक्टिव वॉइस क्या होता है? सब्जेक्ट के द्वारा ही अगर कोई कार्य करते हुए किसी सेंटेंस को दिखाया गया है, मींस जो कि सब्जेक्ट प्रधान हो। सब्जेक्ट को हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता। जी हाँ, तो कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में अगर कर्ता प्रधान है, प्रधान मतलब वो वाला नहीं जो गांव देहात में हमारे प्रधान होते हैं, जी नहीं, उस प्रधान की बात नहीं हो रही। प्रधान का मतलब चीफ, मुख्य से मतलब है। और ये बताइए मुख्य कहाँ होगा? आप किसी भी कार्यक्रम को करते हैं, आप किसी भी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, कहाँ बैठा है? सबसे पीछे? अरे नहीं, पीछे नहीं, फिर वो तो गुस्सा होकर चला जाएगा। आप सबसे पहले उसको आगे की कुर्सी देते हैं। तो वही होता है हमारा प्रधान, वही हो गया चीफ, वही हो गया मुख्य। तो जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो, मतलब सब्जेक्ट को सर्वप्रथम जो लिखा जाए वो सेंटेंस हमारा क्या होता है? एक्टिव वॉइस में होता है। और जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान हो, जिसमें ऑब्जेक्ट को सर्वप्रथम मौका दे दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। बताता हूं एग्जांपल के माध्यम से, अभी आप लोगों को बहुत क्लियर होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है सी सिंग्स ए सॉन्ग, सी सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सी सिंग्स ए सॉन्ग जो लिखा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सी है। तो सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, सर्वप्रथम लिखा है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस। यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं, ये क्या होगा? ये एक्टिव में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट प्रधान है, मतलब उसको चीफ, वो सबसे पहले रखा गया है। अब बात करता हूं कि अगर इसी सेंटेंस का पैसिव होगा तो क्या हो जाएगा? तो यही सेंटेंस बनने वाला है, इसका तब बन जाएगा ए सॉन्ग इज संग बाई हर। अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ? ए सॉन्ग, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले रख रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट पहले होगा तो वो होगा हमारा पैसिव वॉइस। अगर हमारा सब्जेक्ट सर्वप्रथम लिखा है तो वो होता है एक्टिव वॉइस। वॉइस क्या होता है? मैंने बताया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का किसी भी वर्ब के साथ एक जो रिलेशनशिप होता है उन दोनों के बीच में, उन दोनों के मध्य में, वही हमारा होता है वॉइस। तो बहुत फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा वॉइस क्या होता है। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट प्रधान हो। पैसिव वॉइस क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट प्रधान हो। तो ये मोटी-मोटी बातें आप लोग जान चुके हैं। कुछ और फैक्ट बता देता हूं। जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा, ये जो सब्जेक्ट है, अगर कोई सब्जेक्ट कोई नाउन है तब तो फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे अगर लिख दिया जाता सी की जगह पे सीता लिखा होता, समझिए, तब तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अगर प्रोनाउन है, अगर प्रोनाउन के तौर पे किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो कुछ वर्ड्स आपको याद रखने होंगे। कौन कौन से? जैसे आपका ही है, जैसे आपका सी है, जैसे आपका इट है, जैसे आपका आई है, जैसे आपका वी है, जैसे आपका यू है, जैसे आपका दे है। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये सभी प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये भी आप जान लीजिए कि प्रोनाउन क्या होता है भाई। प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जी हाँ, जो नाउन की जगह पे प्रयोग किया जाए। जैसा कि आप लोगों ने काऊ के बारे में ऐसे पढ़ा होगा। जी हाँ, बचपन में आप लोगों को 6, 7, 8 में बताया जाता है, 6, 7, 8 में, या उससे पहले भी प्राइमरी लेवल पर भी आप लोगों को काऊ के बारे में बताया गया। तो वहां पे क्या लिखा जाता है? द काऊ इज अ पेट एनिमल। पहला सेंटेंस आप लिखते हैं द काऊ इज अ पेट एनिमल। फिर लिखते हैं सी ईट्स ग्रास।
तो आपने ये क्यों नहीं लिखा था द काउ ईट्स ग्रास, ऐसा भी तो लिख सकते थे, लेकिन आप लिखते हैं सी ईट्स, फिर लिखते हैं सी हैज 2 हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब सींग, उसके 2 सींग होते हैं। तो सी क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि बार बार अंग्रेजी ग्रामर में एक नियम है, इंग्लिश ग्रामर में, कि आप नाउन का प्रयोग ज्यादा नहीं करते हैं। कोई भी अगर एक सेंटेंस लिखा है, कोई भी पैराग्राफ लिखना है, तो उसमें आप एक बार तो सब्जेक्ट को नाउन की तरह डिनोट कर दिया जाता है, लेकिन बाकी जितने हमारे सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग ज्यादातर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो संज्ञा की नाउन की जगह पे प्रयोग होता है, समझ आ गई? तो यहाँ पे ये वर्ड्स आपको रखने होंगे यार। और जब भी ये हमारे वर्ड्स, क्योंकि हमने अभी बताया कि जो सी होगा ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, सब्जेक्ट की जगह पे होगा, मतलब शुरुआत में होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जब इसका पैसिव बना है तो ये कहाँ पहुंच गया है? ये आप देख सकते हैं लास्ट में पहुंच गया, यही वर्ड्स लास्ट में पहुंच गया है। तो जब भी लास्ट में जाएगा तो सी का सी नहीं रहेगा, इसका क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर ही होगा तो ही की जगह पे इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिया करेंगे? बाई हर में कर देंगे। सी होगा तो इस सॉरी यहाँ पे सी ही होगा तो ही बाई हिज होगा, फिर यहाँ पे सी है तो बाई हर होगा, ये है अगर हमारा तो क्या हो जाएगा? बाई इट ही होगा, और आई है तो क्या हो जाएगा? बाई मी हो जाएगा, वी अगर है तो क्या हो जाएगा? बाई अस हो जाएगा, यू अगर है तो क्या हो जाएगा? बाई यू आई होगा, और दे अगर है तो क्या हो जाएगा? बाई देम होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये वर्ड्स ध्यान रखने होंगे, नोट कर लीजिए, आप लोग कॉपी पे नोट करते चलिए, साथ साथ नोट बनाते चलिए। नोट्स अगर आपके बनेंगे तो जब आपका परीक्षा समय आता है तो आपके पास अगर शार्ट एक नोट्स होता है तो आपको बहुत आसान रहता है उस टाइम में रिवीजन करने में। वैसे तो आप लोगों को डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं वीडियो से, लेकिन फिर भी आप नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजें होती है, ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने ही होंगे। जी हाँ, कुछ और एक पॉइंट है यहाँ पे मैं बता दूं कि हमेशा जो पैसिव वॉइस बनेगा तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म में होता है, चाहे वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, कंटीन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे कुछ भी, सब कुछ होगा, लेकिन वर्ब का हमेशा क्या होगा? वर्ब का हमेशा और हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। फंडामेंटल रूल्स बता रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें। पहली चीज, आप एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे, पहला नियम आपको ध्यान रखना होगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। वर्ब के थर्ड फॉर्म को यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, आप लोगों को बस यही बताया जाता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रट्टा मार लेते हैं। लेकिन रट्टू तोता बनना बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप एकेडमिक पढ़ाई जब तक पढ़ रहे हैं वहां तक तो रट्टू तोता बन सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप कंपटीशन बेस पे जाएंगे वहां पे आपका क्या देखा जाता है? वहां पे फिर स्किल देखी जाती है, आप कितने एक्टिव हो, कितने कैसे कैसे आपने पढ़ा है। तो वहां पे आपको बता दूं कि जो हमारे फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सेकेंड फॉर्म को हम लोग पास्ट फॉर्म बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन बेसिस पे देखा जाए तो थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और एनजी फॉर्म बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो एनजी फॉर्म को क्या बोलते हैं फिर? तो एनजी फॉर्म जो होता है उसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ध्यान रखिए, फर्स्ट फॉर्म आपका हो जाता है प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो गया पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और एनजी फॉर्म किसको बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को। ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे इस चीज को मैं रब करता हूं और आगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ और आपको चीजें बताने का मैं प्रयास करता हूं कि क्या होता है हमारा एक्टिव वॉइस, और एक्टिव से अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव में हमें अगर क्रिएट करना है, उसको बनाना है तो कैसे करेंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बात करूंगा। यहाँ पे बहुत लोगों के मन में प्रश्न होगा कि सर ये जो केवल टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है, कभी भी हमारा सिंपल टेंस अगर होगा तो उसका मतलब इज आर एम का जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हैज हैव का, इसका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो सर ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर मैं बहुत आसानी से क्लियर कर देने वाला हूँ। बहुत सारे टीचर्स आपको ये नहीं बताने वाले हैं क्यों नहीं बनता। नहीं बनता है ये तो जान गए, लेकिन ये जानना बेहद आवश्यक है। क्यों? जब आप किसी भी काम को करें तो उसमें क्यों का प्रश्न जरूर करें। अगर आप एक चीज केवल अपने जीवन में सीख गए क्यों, तो क्यों आपको आईएएस बना देगी। एग्जाम्पल आप कहेंगे कि अरे क्यों का अगर प्रश्न जान लेंगे तो आईएएस कैसे बन सकते हैं। मैं बताता हूं आपको। आपने सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन, आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को जेम्स वाट का नाम सुना है, आपने सुना होगा न्यूटन का नाम। न्यूटन सफल हो गया, उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज कर डाली। क्यों कर डाली भाई?
इसलिए कर डाला क्योंकि जब उसको स्कूल से निकाला गया, आप कहानी जानते हैं, जब उसको स्कूल से निकाला गया, वो बच्चा गया था सेब के बगीचे में लेटा हुआ था और अपने आप को धिक्कार रहा था वो बच्चा कि मैं इतना खराब, अरे मैं इतना खराब कि टीचर ने मुझे क्लास से निकाल दिया। लेकिन फिर भी वो क्यों का प्रश्न करना वो बच्चा जानता था। न्यूटन क्या जानते थे? न्यूटन जानते थे कि क्यों का प्रश्न। उन्होंने प्रश्न किया, जब एक सेब गिरा ऊपर से नीचे की ओर तो उन्होंने प्रश्न किया ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। और वहां पे आपने क्या पाया? खोज कर डाली न्यूटन ने कि इसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी में। जेम्स वाट ने देखा, एक दिन घर पे कोई नहीं था, उन्होंने देखा कि हाँ सिलेंडर पे, वो चूल्हे पे वो एक बाउल रखा हुआ था, वो उबल रहा था। उन्होंने देखा, उन्होंने एक पत्थर रख दिया ऊपर से, फिर भी वो जो है बाउल उबलने लगा। फिर उन्होंने एक और पत्थर रख दिया, बहुत सारे पत्थर रखे लगे। फिर उन्होंने क्या सोचा, अरे क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि भाप में बहुत शक्ति। जेम्स वाट ने क्या किया? स्टीम इंजन की खोज कर डाली। तो आप क्यों का प्रश्न करना सीख जाइए, आपके लिए असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो आप क्यों का प्रश्न करना है आप सीखिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं क्यों, आखिर क्यों सिंपल टेंस का हम नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हट के बताने वाला हूँ। जो हमारा वर्ब होता है, इसके वर्ब के दो भाग होते हैं। वैसे वर्ब बहुत होते हैं, भी मैं आगे इसको जब टॉपिक पे आऊंगा तो वर्ब पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन मुख्यतः जान लीजिए जो मेन वर्ब हमारा होता है उसके दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब, एक होता है ट्रांसिटिव वर्ब, और एक हमारा क्या होता है इंट्रांसिटिव। पैसिव सीखने से पहले फ्रेंड्स इसको सीखना बेहद आवश्यक है, अदरवाइज एक समझ लीजिए ये बेईमानी होगी कि हम पूरा टॉपिक सीख गए लेकिन क्यों कैसे ये नहीं जान पाए। तो ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, मोटा मोटा ये जान लीजिए। ट्रांसिटिव वर्ब आपका होता है, ये जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। और इंट्रांसिटिव जो होता है इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये चीज इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आपका ट्रांसिटिव वर्ब कोई भी लिखा है तो ये मान के चलिए कि सेंटेंस में क्या होगा, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया होगा। जबकि इंट्रांसिटिव वर्ब आया होगा तो उसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एग्जांपल, जी हाँ एग्जांपल आप लोग सोच रहे होंगे सर एग्जांपल दीजिए तो ज्यादा समझ आए। एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कह दिया जाए ही प्लेज, तुरंत एक चीज आई, क्या खेलता है भाई, खेलता तो क्या, खेलता क्या है। तो आपको देखिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ गई इसमें। ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी फ्रेंड्स? पड़ी। तो क्या कहता है, आपने आगे कुछ भी कह दिया, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल कुछ भी, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि प्लेस क्या था, प्ले आपका एक ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब था। अब इंट्रांसिटिव का एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे कह दिया जाए ही लाफ्स, ही लाफ्स, वह हंसता है। अब हंसता है तो क्या कहेंगे, मुंह फैला के हंसता है कि मुंह बंद करके हंसता है? अरे नहीं फ्रेंड, इसमें कोई हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये हमारा लाफ्स क्या हो गया, हमारा लाफ्स हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब, और प्ले हमारा क्या हो जाता है ट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पे थोड़ा और एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें जब आप गिनेंगे ट्रांसिटिव में तो ट्रांसिटिव में 10 अक्षर आते हैं और जो इंट्रांसिटिव लिखेंगे इसमें 12 आते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 12 लेटर्स हैं और इसमें 10 है। तो जिसमें 10 है आप ऐसे समझ लीजिए एक फ्रेंड है, खाना खा रहा हो, दो फ्रेंड्स एक साथ में खाना खा रहे हो, एक सेम एज के हो, सेम बॉडी के हो, तो जिसमें कम रोटी परसी जाएगी, कम सर्व किया जाएगा, उसे ही तो कुछ और आवश्यकता होगी। तो जी हाँ, जिसमें कम अक्षर है उसी में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। और इसमें क्योंकि ज्यादा है, उसमें पहले से 12 रोटी रख दी गई है, तो भैया जिसको 12 रोटी दी गई है उसको और रोटियों की आवश्यकता है कि जिसको 10 दी गई है। तो आप कहेंगे नहीं, जिसको 10 दिया गया उसको 2 रोटी की और आवश्यकता है, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। तो समझ आ गया होगा। अब मैं चीज बता देता हूं कि जो हमारा मुद्दे पे आता हूं और टॉपिक मेरा यही था कि क्यों हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो उसका मेन कारण यही है क्योंकि जो सिंपल टेंस होते हैं उसमें वर्ब आता नहीं है, और जब वर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, सेंटेंस जो होगा हमारा उसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। यही मुख्य कारण है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, इन तीनों में क्या होता है, उसमें वर्ब नहीं होता है। और जब तक वर्ब नहीं होगा तब तक क्या होगा, तब तक पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात है, जो भी हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब होगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी चीज, जो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा तो इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये भी जान लीजिए। चाहे वो सेंटेंस टेंस का ही क्यों ना हो, अगर वो वर्ब इंट्रांसिटिव है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर कंफ्यूजन आप लोग हुए होंगे, कंफ्यूजन आई कि क्यों सर पे नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है। और अभी मैंने बताया कि पैसिव वॉइस अगर होगा तो उसमें प्रधान कौन होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। अरे भैया जब दूल्हे गायब है तो शादी कैसे होगी, जब प्रधान ही गायब है, जब मुख्य है वही गायब हो गया, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। और जब ऑब्जेक्ट ही नहीं आएगा तो किसको बना दिया जाएगा, किसके सर पे रख दिया जाए पगड़ी,
नहीं समझ में आया? समझ में आया? मस्ती के साथ पढ़िए भाई, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, देख रहे हैं आप, पसीने भी हमारे चेहरे पे देख सकते हैं, तो इसलिए मस्ती के साथ पढ़िए। तो यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब जब भी आएगा उसका हम पैसिव वॉइस क्या करेंगे? पैसिव वॉइस उसका नहीं बनाते, उसका बनता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस, एक सेंटेंस, एक एग्जांपल। जैसे लिख दिया गया he sings a song, he sings a song। अब इसका मुझे क्या करना है? ये एक्टिव में लिखा है, कैसे जान पाए? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कहाँ लिखा है, इसमें सब्जेक्ट सर्वप्रथम लिखा है, तो ये एक्टिव का है। अब इसका पैसिव करेंगे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो जान लीजिए जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा? जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे, मतलब सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है। एक नियम होता है, जो मेरा सब्जेक्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, और जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो मेरा हो जाता है सब्जेक्ट में। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे। और अभी हमने इससे पहले बताया था कि वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? तो थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा ये मेरा क्या है? ये मेरा हिस्सा है ऑब्जेक्ट का, ये मेरा हिस्सा है मेन वर्ब का, और ये हिस्सा है मेरा क्या चीज? सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट होगा वो कहाँ पहुंचेगा? सबसे लास्ट में पहुंचेगा। जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पहुंचेगा? सर्वप्रथम पहुंचेगा। और इसकी जगह पे क्या होगा? इसको नीचे लिख देंगे, और उससे ठीक पहले क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। मेन वर्ब से ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो ऐसे समझ लीजिए ये गुणे गिरा का नियम, गुणे गिरा का नियम मतलब ये गुणा किया, पहला वाला वर्ड हमारा लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला सर्वप्रथम आएगा, और फिर गिरा का नियम मतलब ये मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, आर या एम। पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में तो डू डज होता है। कंफ्यूजन आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, एक्टिव वॉइस अगर होगा तो एक्टिव वॉइस में जो होता है वो डू डज हेल्पिंग वर्ब होता है। जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर पैसिव वॉइस का है तो हेल्पिंग वर्ब आपका इज, आर या एम में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ पे हम प्लस हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। फिर क्या होगा? फिर हमारा मेन वर्ब होगा, लेकिन उसका कौन सा फॉर्म होगा? उसका थर्ड फॉर्म होगा। फिर क्या करेंगे? इस वर्ड्स को लेके आएंगे, लेकिन कैसे लेके आएंगे? बाई प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आगे कौन सा होगा? सब्जेक्ट वाला। ठीक है, अब मैं बनाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? ए सॉन्ग। तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया? ए सॉन्ग। फिर क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। अब जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो ही के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, अब लगेगा ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग। तो ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग इज लगे कि आर लगे कि एम लगे? तो एक की बात हो रही है, एक की अगर बात हो तो इज का प्रयोग करेंगे, दो की या दो से अधिक की बात होगी तो आर का प्रयोग करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट आई के रूप में आया है तो आप एम का प्रयोग करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे एक की बात हो रही है, किसका प्रयोग करें आप बताइए फ्रेंड्स? तो इज का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, सही बताया। तो ए सॉन्ग इज, फिर क्या होगा? उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, वो भी थर्ड फॉर्म के रूप में। तो मेन वर्ब हमारा क्या है? सिंग है। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग होता है, जैसा आप जानते हैं, सिंग, सैंग, संग। तो ये संग हो गया। फिर क्या लिखेंगे? बाई। बाई हमारा यहाँ पे, बाई को बाई लिखेंगे सॉरी। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट लेकिन ही को ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हुए, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बताया था पिछले स्लाइड पे। तो यहाँ पे ही है तो ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को बेहद समझ में आया होगा कि ये कैसे बनाते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा जिससे आप लोगों को ये पॉइंट पूरी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे एक सेंटेंस और है, कह दिया जाए ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। चलिए इस बार इसको सब्जेक्ट को मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने ही लिया था, तो मैं यहाँ पे इस बार कर देता हूं दे प्ले क्रिकेट। तो दे प्ले क्रिकेट, इसको कैसे बनाएंगे? सेम नियम, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब, और उससे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे गुणे गिरा का कैसे नियम बना है देख सकते हैं। ये देखिए उधर गया और ये इधर आया, तो क्रॉस हो गया। तो ये देखिए क्रॉस से मैंने कर दिया, गुणा हो गया। और फिर गिरा बोलता हूँ, गिरा मतलब 11। तो एक मेन वर्ब के नीचे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा क्रिकेट। फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या लिख दिया जाए? हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लिखेंगे इज, आर, एम में से किसी एक को। तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, तो क्रिकेट इज। फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। और जब ये उधर जाएगा तो बाई पहले लगता है, और दे को किसमें भी कन्वर्ट करने के लिए बताया था? ये हमारा सब्जेक्टिव केस है।
जब ये उधर जाता है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव केस देगा क्या होता है, देम वो अभी जो पिछला मैंने स्लाइड में बताया था उसको आप लोग नोट कर लीजिए और एक बार उसको याद कर डालिए, जिससे क्या होगा आपको पैसिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स बहुत उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।